अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज़ गुल साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़। इस पहले हिस्से में बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब के बारे में, जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ नौयत के केसेस दर्ज हैं, मगर वो लंदन में अपना रोज़ व शब गुजार रहे हैं। इस हवाले से ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि लंदन में इसहाक डार के ख़िलाफ़ एक ऑनलाइन पिटिशन भी दायर किया गया, जिसमें हुकूमत बरतानिया से मुतालबा किया गया कि साबिक वज़ीर दाखिला को, वज़ीर ख़ज़ाना को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। मगर इस पिटिशन को बरतानवी हुकूमत ने बाज़ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर ख़ारिज कर दिया है। बरतानवी हुकूमत के पार्लिमानी ग्रुप ने यह फरमाया कि उसमें ना सिर्फ लाइबलस कंटेंट था, डेफेमेशन भी थी, उस पर बात करेंगे। और यहाँ पाकिस्तान में अदालत की तरफ से और FIA की तरफ से भी इसहाक डार साहब को वतन वापस लाने की बातें हो रही हैं। उसी ज़मीन में उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मनसूख किया गया है, अगरचे बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुजरमों के तबादले का कोई कानून तो मौजूद नहीं, मगर क्या खसूसी हालात में दोनों ममालिक के लिए ऐसा इक़दाम करना मुमकिन है जिसके तहत मुजरमों का तबादला हो सके या अक्यूज़्ड का तबादला हो सके। इसहाक डार साहब के मुस्तकबिल और कानूनी चाराजोई आज के प्रोग्राम का एक मौजू होगा। अगले हिस्से में बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के पहले और अहम दौरा काबुल की, जहां उन्होंने अफ़गानिस्तान से अहम मुलाकातें की हैं। ख़ित्ते में अमन के हवाले से काबुल और अफ़गानिस्तान को हमेशा इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जाता है। अफ़गानिस्तान में बढ़ते अमरीकी और भारतीय असर रसूख में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा कितना मुस्बत किरदार अदा कर सकता है, और इस हुकूमत की पॉलिसी अफ़गानिस्तान के हवाले से साबका हुकूमतों से कितनी मुख्तलिफ होगी। उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में तालिबान के बढ़ते असर रसूख की बात करेंगे, उससे मामलात मज़ीद कितने ख़राब हो सकते हैं। और दूसरी जानब पाकिस्तान, चाइना और रूस के तजारती और राहदारी के मनसूबों में अफ़गानिस्तान कितना फोकस रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। आखिर में बात होगी कश्मीर में बदस्तूर जारी भारतीय जारियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की। कश्मीरियों को आए रोज़ निशाना बनाया तो जा रहा है। भारतीय अफवाज का मामूल ये रहा है, मगर अब भारतीय अफवाज शहीद होने वाले कश्मीरियों की लाशों के साथ भी बेहुरमती करने लगे हैं। हाल ही में ऐसा एक वाक़या कश्मीर में पेश आया जिसमें नौजवान कश्मीरी की लाश को सड़कों पर घसीटा गया, जिस पर पूरी वादी सरापा एहतजाज है। कश्मीर में जारी उन्हीं भारतीय मुजालिम और पाकिस्तान हुकूमत के मौक़िफ़ की बात करेंगे। उसके साथ साथ आइंदा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान कश्मीर के मुकदमे को कितना मजबूत तरीके से पेश करेगा, उस पर भी बात करेंगे। इस वक्फे के बाद इन तीनों मौज़ूआत को अनपैक करेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ हैं, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब के एक्स्ट्राडिशन के सिलसिले की। इम्तियाज़ साहब, वज़ीर ख़ज़ाना माज़रत, इम्तियाज़ साहब, जो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार का ये एक किस्सा चलता आ रहा है सर, अभी एक फ़र्क तरह का वर्जन आपको मिल रहा है कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंटल पोजीशन ये है कि इसहाक डार साहब एक्स्ट्राडाइट नहीं हो सकते। वो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा हमें यहाँ तफरीक करना होगा कि एक एक्टिविस्ट, एक अंग्रेज़ शहरी ने यह पिटिशन डाला, ऑनलाइन पिटिशन, जिसमें 80,000 सिग्नेचर भी जमा हो गए कि इसहाक डार साहब को वापस पाकिस्तान भेजा जाए, उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। और फिर पार्लिमानी ग्रुप ने बैठ के ये कहा कि जी आपके पिटिशन में लाइबल भी है, डेफेमेशन है, इस तरह की बहुत ज़्यादा नामुनासिब बातें हैं, और इन्हीं बुनियादों पर हम उनको शायद वापस नहीं भेज सकते, और हमें आपके पिटिशन की कोई ख़ास समझ भी नहीं आई। तो इस चीज़ को सर हमने डिस्टिंग्विश करना होगा अदालत उज़्मा की कार्रवाई से और हुकूमत पाकिस्तान की कार्रवाई से, जिन्होंने इंटरपोल से भी बात की है, जिन्होंने इसहाक डार साहब के पासपोर्ट को भी मनसूख किया है, और जो फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं कि डार साहब को किसी ना किसी तरह से वतन वापस लाया जाए। इस चीज़ के भी बावजूद कि ब्रितानिया और पाकिस्तान के बीच कोई उस तरह की एक्स्ट्राडिशन का जो मुआहदा है वो मौजूद नहीं है।
जी बिल्कुल, उन्होंने ये कोई अपना जवाब तो वाज़े तौर पे दे दिया है, लेकिन साथ में उन्होंने मेरा ख़्याल है ये भी वाज़े किया है, ये भी उन्होंने वाज़े किया है कि चूँकि अगर इस किस्म का कोई इक़दाम हुकूमत पाकिस्तान चाहती है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को दरख्वास्त करनी पड़ेगी बरतानिया की हुकूमत से। और उसके अलावा उन्होंने मेरा ख़्याल ये भी निशानदेही की कि एक्स्ट्रेडिशन का मुआहदा नहीं है, जो कि मेरा ख़्याल आसानवी बात है, इसलिए कि अगर सियासी जज्बा मौजूद हो, इरादा मौजूद हो, तो उसमें इस किस्म का अगर मुआहदा ना भी हो तो मेरा ख़्याल है अगर हुकूमतें दो आपस में इत्तेफाक कर लें तो लोग एक्स्ट्राडाइट हो जाते हैं। आपको याद होगा जनरल नोरिएगा पे पनामा के, तो उनको तो उठा के ले गए थे अमरीकी हुकाम और वहीं पे उन पे मुकदमा चला था और जज ने बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि मुआहदा मौजूद है या नहीं है, और इससे सरोकार है कि अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ किसी शख्स ने काम किया या नहीं किया। और उनका ये इस यकीन नतीजे पे पहुँचे थे कि चूँकि जनरल नोरिएगा मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग स्मगलिंग से मनशियात से मुताल्लिक मामलात में मुलविस था, लिहाजा उन्होंने उसको सज़ा सुना दी। तो इसहाक डार साहब का मामला भी कुछ ऐसे, अलबत्ता ये सोचने की ज़रूर बात है जो कि यूके पार्लिमानी ग्रुप ने सही किया कि 80,000 लोगों ने ये मुतालबा किया है। क्या पता अगर इसहाक डार साहब अपने हक़ में एक तहरीक चलवा दें तो 80,000 क्या 3 लाख दस्तखत उनके हक़ में जमा हो जाएँ। तो मेरा ख़्याल है पार्लिमानी ग्रुप किसी एक्टिविस्ट की दरख्वास्त पे इस किस्म के उनके मुतालबा नहीं मान सकते जब तक कि मकामी मुतल्लिका हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दामात का ऐलान न करे। और मेरा ख़्याल है अभी हम भी 1-2 दिन से पढ़ रहे हैं कि शायद हुकूमत बाकायदा तौर पे बरतानवी हुकूमत से इस अमर में कोई दरख्वास्त करे, तो फिर शायद इस मामले में किसी चीज़ किसी ठोस कदम की तवक्को की जा सकती है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नोरिएगा के बारे में। ऑगस्टो पिनोशे का भी लोग बार बार एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जी वो भी चिले का सदर, उसको भी लंदन में वॉर क्राइम्स और इन मुख्तलिफ जुराइम की बुनियाद पर ना सिर्फ गिरफ्तार किया लेकिन वापस चिले भी भेजा गया। इसहाक डार साहब शायद ये ज़रूर आर्ग्यू करें कि उनके जो जुराइम हैं वो शायद उतने संगीन नहीं है, लेकिन जो इस पार्लियामेंट्री ग्रुप ने भी हवाला दिया है सेक्शन 194 का एक्स्ट्रेडिशन एक्ट है इनका 2003 का, जो कहता है कि कुछ खसूसी हालात हैं जिनमें ऐसे शख्स को वतन वापस लाया जा सकता है। लेकिन सर अगर आप माजी में देखें तो एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के भी साबिक लीडर थे जिनके बारे में अब बात ही नहीं की जा सकती, टीवी पे उनका नाम नहीं लिया जा सकता कि जी उनको भी एक्स्ट्राडाइट किया जाए, लेकिन वो भी जो कार्रवाई थी वो ख़त्म हो गई थी। जो डॉक्टर इमरान फारूक की भी असैसिनेशन हुई थी उसमें पाकिस्तान में लोग पकड़े गए थे और उस इन्वेस्टिगेशन को फिर फर्दर करने के लिए कहा गया कि उन लोगों को इंग्लैंड भी भेजा जाए। तो ये एक दो तरफा ताल्लुक है सर कि आदमी जो है वो एक्स्ट्राडाइट नहीं हो रहा। तो क्या आपको लगता है ये वाला जो इंस्टेंस है ये थोड़ा सा फ़र्क साबित हो सकता है? देखिए, तो मेरा ख्याल है बरतानवी हुकूमत की सवाबदीद पे होगा कि वो इसको अपने लिए सियासी तौर पे अच्छा से हैं या बुरा समझते हैं, क्योंकि कोई भी हुकूमत मेरा ख्याल है नहीं चाहती अपने लिए होम ग्राउंड पे गैर ज़रूरी मसाइल पैदा करना। और हो सकता है कि उनके पेश नज़र ये भी हो कि चूँकि सियासी जमात है वो उनकी नज़र में ज़ेर आताब रही, उनके एक रहनुमा अपनी बेटी समेत पहले से जेल में हैं, तो अब इनके ख़िलाफ़ भी केस हो सकता है, इनको भी जेल जाना पड़ सकता है। तो ये मेरा ख्याल है हुकूमतों की अपनी कंसिडरेशंस होती हैं, अब किस हद तक वो हुकूमत पाकिस्तान की बात वो मानती है नहीं मानती। और इसका दारोमदार इस अमर पे भी है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस हद तक अपना मजबूत मुकदमा बना के पेश करती है, क्योंकि आप तो इस सिस्टम का हिस्सा में आपको मालूम है कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के बड़े मसाइल होते हैं, इस्तगासा के अक्सर केसेस कमज़ोर बुनियादों पे होते हैं। आपको याद होगा डॉक्टर आसिम हुसैन साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो एकदम उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगे उसके तहत कहा गया कि इन्होंने 450 अरब रुपए की करप्शन की हुई है। अब 2 साल हो गए, हम इंतज़ार में है कि 450 अरब क्या 45 अरब ही उसमें से अगर बरामद हो जाए तो शायद पाकिस्तान के आवाम का और डैम फंड का शायद कुछ भला हो जाए उससे। लेकिन इम्तियाज़ साहब, आपने डॉक्टर आसिम का भी हवाला दिया,
आपने इस्तगासा की बात की सर, साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब के दौर में और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब के दौर में एक और शख्स के बारे में बात की थी जिनको वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने वाले थे, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब, कि जी क्योंकि हुकूमत शायद उस तरह इस्तगासा नहीं कर पा रही है, इस्तगासा उस मेयार तक नहीं पहुँची, तो मुशर्रफ साहब को बाहर जाने दिया जाए, ये अदालत उज़्मा का कहना था। और फिर उसके बाद चौधरी निसार साहब ने भी फरमाया कि जी कुछ देर की बात है, परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आ जाएंगे। सर हम ये बात कर सकते हैं कि एक फ़र्क तरह का मेयार अप्लाई हो रहा है इसाक डार साहब पे, जो शायद परवेज़ मुशर्रफ साहब पे अप्लाई नहीं हो रहा। परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुतालिक वतन वापसी की बात शायद उस शोर व गल से नहीं की जा रही जो शायद हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना के बारे में की जा रही है। ज़ाहिर है जी, एक तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का केस तो बहुत वाज़ेह था, सबको मालूम था कि उन्होंने अक्टूबर 1999 में बगावत की, मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया, उसके बाद फिर इमरजेंसी भी लगाई 2007 में, तो ये तो एक बड़ा वाज़ेह केस था। उसका जो मेरा ख़्याल है ओनस जिसको कहते हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान की हुकूमत पे था कि उन्होंने बिलवास्ता तौर पे कोशिश की कि अपने सर से ये बोझ उतारा जाए, क्योंकि उसकी वजह से समझ रहे थे कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। और सबको मालूम है जनरल राइल शरीफ मेरा ख़्याल है एक ढाल बन के खड़े हो गए थे परवेज़ मुशर्रफ की हिफाजत में, और वज़ीर आज़म का और चौधरी निसार का शायद ये इत्तेफाक होगा कि इनको निकलने दे। और डॉक्टर इशरतुल्लाह बाद ने तो आपको मालूम है अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है कि उनसे दरख्वास्त की गई कि किस तरीके से आप सिंध हाई कोर्ट से जनरल मुशर्रफ को एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से हटाने का कीरा हमवार करवाएं ताकि ये यहाँ से चले जाएं। अब उसमें मसलन हुकूमत ने ख़ुद उनको जाने दिया, जबकि इसाक डार के मामले में अब हुकूमत तब्दील हो गई है। जिस हुकूमत के दौर में वो गए वो हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, उसका उन्होंने दे आर फेसिंग द म्यूज़िक एज़ वेल। तो अब मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से इसाक डार साहब को पाकिस्तान वापस लाया जा सकेगा। तो इम्तियाज़ साहब, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम क्या वही चीज़ परवेज़ मुशर्रफ साहब के केस के बारे में भी कह सकते हैं कि क्योंकि वो हुकूमत चली गई तो शायद इस वाली हुकूमत को वही झिझक नहीं महसूस करनी चाहिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब की एक्सट्रेडिशन की भी बात करनी चाहिए? परवेज़ मुशर्रफ साहब की एक्सट्रेडिशन की बात कर भी ली तो वो भी मेरा ख्याल है वापस नहीं आएंगे। ठीक है। और ना ही बरतानवी हुकूमत मुझे लगता है कि उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से निकालेगी, क्योंकि ये एक सियासी, बुनियादी तौर पे एक सियासी मसला है। बाहर की हुकूमतें भी इसको कानूनी नज़र से नहीं देखती बल्कि सियासी नज़र से देखती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने भी इन मामलात को कानूनी नज़र से देखना शुरू कर दिया तो फिर मेरा ख्याल है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन ममालिक में उन लोगों की जो जब हुकूमत के अंदर होते हैं तो उनको उन ममालिक को कहा जाता है कि ये बड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, अकरबा परवरी है, लेकिन ये लोग हुकूमत से फारिग होकर अपने पैसे चोरी के पैसे लेके लंदन में, न्यूयॉर्क में, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उस वक्त ये अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। मुल्क वैसे का वैसे ही ख़राब रहता है, ये लोग अच्छे हो जाते हैं क्योंकि ये पैसे लेके आते हैं। तो वो अपनी जो एप्पल कार्ट है, ये ममालिक अपने मालियाती निज़ाम मेरा ख्याल है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। बिल्कुल ठीक। इसी नुक्ते पे वक्फा लेंगे और अगले हिस्से में बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का दौरा काबुल की। क्या जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कशीदा ताल्लुकात हैं बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि नहीं? स्टे विद अस। बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के दौरा काबुल की। इम्तियाज़ साहब, आपने अभी देखा होगा सर फवाद चौधरी साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात को बल्कि सामने रखा कि ये जो ट्रिप है इसको इसलिए इतनी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। एक तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब का पहला फ़ॉरेन ट्रिप है, लेकिन ये उस बात को एम्फसाइज़ करता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच ताल्लुकात कितने ज़्यादा अहम हैं और उन ताल्लुकात में कशीदगी कम करना और एक जो कुर्बत है सर उसको बढ़ाना वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर, 2014 में जब सदर अशरफ गनी साहब मुंतखब हुए थे तो उन्होंने बहुत तारीख़ी बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम तारीख़ को इस तरह हॉस्टेज नहीं बनने देंगे, जो हमारा माजी है वो हमारे मुस्तकबिल को इस तरह हिंडर नहीं करेगा। लेकिन फिर अगले कुछ साल पाकिस्तान ने, शायद रियासत पाकिस्तान ने वो जो मौका था वो खो दिया।
तो इम्तियाज़ साहब, आपके मुताबिक सर ये क्या एक नया दिन है सर? शाह महमूद कुरैशी साहब अब ये सलाउद्दीन रब्बानी साहब के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, और ये सर आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान जो है अमन का और यकजहती का, ये सर एक नया नुक्ता है, और इसको कहा जा रहा है कि ये एक बहुत सालों बाद इतना ज़्यादा वसी इंस्टीट्यूशनल डायलॉग उन्होंने सामने रखा है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। ये एक फ्रेमवर्क है। जी देखिए, बड़ी एक अलामती अहमियत थी इस दौरे की जी। इसमें तो हमें कहने की अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि चूँकि हमारा हमसाया है और सबसे अहम हमारा हमसाया है, इसलिए हमें एक तारीख़ी हैसियत रखता है। ये सारी फॉर्मेलिटी की बातें हैं। ज़रूरी उसमें यह था कि बहैसियत मजमूई बातचीत अच्छी हुई है गुज़िश्ता दौरों के मुकाबले में, हमें ये बताया गया है, और मुस्बत फ़िज़ा थी उस दौरान, बड़ी दोस्ताना माहौल रहा। और चूँकि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने वाशिंगटन जाना है कुछ दिन के बाद, और वहाँ पे बाकायदा बातचीत भी होनी है अमरीकी हुकाम के साथ, और ज़ाहिर है इस वक्त हमारा एक ही नुक्ता है अमेरिका के साथ बातचीत का, और वो है अफ़गानिस्तान। तो उस तनाजुर में मेरा ख़्याल है अच्छी बात है कि ये दौरा हो गया है, और ख़ास तौर पे जो अफ़गान सदर की तरफ से बयान आया है, एलानिया आया है, उसमें उन्होंने एपैप्स जो कि अफ़गान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडारिटी, एपैप्स उसको कहते हैं, उसको उन्होंने कहा है कि ये बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है, अहम है, लेकिन इसकी अहमियत उसी वक्त उजागर होगी, साबित होगी जब इसके मुताबिक अमली इक़दामात किए जाएं। अब गुज़श्ता 17 बरस से वाहिद जो अमली इक़दाम पाकिस्तान से जिसका तकाज़ा किया जाता रहा है वो ये था कि यहाँ पे जितने भी तालिबान मौजूद हैं, हक़ानी नेटवर्क और कोयटा शूरा और पता नहीं कौन कौन सी, उसके ख़िलाफ़ आप फ़ौजी कार्रवाई करें। और 17 साल तक ये हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात और अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस एक नुक्ते के यरगमाल रहे हैं। ठीक है। अभी पहली मरतबा ये हुआ कि अप्रैल में जून में जब बातचीत हुई और दोनों मुल्कों के हुकाम ने बिल आखिर ये एपैप्स पे इत्तेफाक राय किया, तो इसका ये मतलब था कि अफ़गान हुकूमत ने बिल आखिर अपना वो जो बड़ा मुतालबा था कि हम मुज़ाकरात उसी वक्त करेंगे बाकायदा जब पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एक तरफ़ा कार्रवाई करेंगे, उनको पाकिस्तान से निकालेंगे जो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त थी। अभी भी बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि एक फ्रेमवर्क है कि 5 वर्किंग ग्रुप्स हैं, उसके तहत हर वो मामला, हर वो शिकायत जो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से है, वो इस फ्रेमवर्क के तहत बाकायदा डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, दस्तावेज़ात की सूरत में अक्रॉस द टेबल बैठ के उस पर बहस हो सकती है। तो ये इसी को अंडरलाइन किया है अशरफ गनी साहब ने भी और हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छा आगाज़ है। ज़रूरत अब इस अमर की है कि पाकिस्तान इस हवाले से जो कुछ कर सकता है उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए जो अफ़गानिस्तान को हैं, अमेरिका को हैं, बल्कि ख़ुद हमारे करीबी दोस्त चीन और रूस को भी हैं। यानी एक ऐसा हमें अमली मुज़ाहरा करना होगा, अपना खुलूस दिखाना होगा, और दूसरी तरफ से उनको इल्ज़ामात रोकने होंगे, जो जिसको इल्ज़ाम तराशी हम कहते हैं या ब्लेम गेम कहते हैं, उसका भी ये इआदा किया गया है कि ये नहीं होगी, बल्कि जो भी शिकायत होगी वो एपैप्स के फ्रेमवर्क के तहत मिलिट्री टू मिलिट्री या इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस या हुकूमत ख़ारजा जो हमारे सेक्रेटरी हैं दोनों तरफ से, उनकी सतह पे मालूमात का तबादला होगा ताकि उसका मामलात का तदारुक किया जा सके। तो इस लिहाज से एक अच्छा दौरा था। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये अब अगर शायद पाकिस्तान की पोजीशन से थोड़ा सा हट के अगर बात की जाए, 80 की दहाई सर आपके सामने है, 90 की दहाई में भी जिस तरह अफ़गानिस्तान को ख़ित्ते ने खिलौने के तौर पर इस्तेमाल किया, पाकिस्तान गुलबुद्दीन हिकमतयार की हमायत कर रहा था, सऊदी अरब सयाफ़ की, ईरान मज़ारी की, हिंदुस्तान नजीबुल्ला की, रूस नजीबुल्ला की, तो ये भी जो तमाम प्रॉक्सी एक्टर्स थे आपस में फिर उन्होंने जो एक सिविल वॉर का भी सिलसिला था वो सबके सामने, काबुल तबाह बर्बाद हो गया।
आज 2018 में वही सिलसिला है, लेकिन जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े से तब्दील हो गए। कुछ तो 80 की दहाई से चलते आ रहे हैं, चाहे वो अब्दुल रशीद दोस्तम हो, चाहे वो हामिद कारज़ाई हो। तो ये जो खित्ते में सर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और उनमें ज़रूर पाकिस्तान को शायद एक मुख्तलिफ मेयार से एक देखा जाता है। आपकी वेस्टर्न प्रेस भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को शायद ज़्यादा बिगराज करती है ईरान और अमेरिका और रूस के बरक्स। लेकिन क्या मुस्तकबिल में हम काबुल को और अफगान हुकूमत को आज़ाद या खुद मुख्तार देख सकेंगे? ये शायद बहुत आइडियलिस्टिक बात हो रही है। देखिए, पाकिस्तान ने तो अपना ये पैगाम बड़े वाज़ेह तौर पे दिया है कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जायज़ और बैनुल-अक़वामी तौर पे तस्लीम शुदा हुकूमत है, जिसको पाकिस्तान भी तस्लीम करता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि यही हुकूमत जितने भी मुतहारब ग्रोह हैं बशमूल तालिबान के, उनके साथ ख़ुद मुज़ाकरात करे और इसी तरह इसकी लेजिटिमेसी भी बनेगी। अब जहाँ तक अफ़गानिस्तान के मसाइल का ताल्लुक़ है कि वहाँ पे अमन के मसाइल का, तो इस वक्त अफ़गानिस्तान मुतअद्दिद बहरानों से दो चार है। उसके दाखिली बहरान हैं, उसकी तरफ इशारा अमेरिका के एक साबिक जर्नैल थे जो अफ़गानिस्तान में भी रहे, जनरल जॉन एलन। उन्होंने 22 मई को एक सेमिनार में उसका जिक्र भी किया था और बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जब भी हम अफ़गानिस्तान का जिक्र करते हैं तो लामाला हमारी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। हालांकि अब ये उनके अल्फाज थे कि अफ़गानिस्तान में प्लेयर्स बहुत सारे और आ चुके हैं, जिसकी वजह से अंदरूनी सूरत हाल ख़राब है। उसमें उन्होंने कहा कि करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं, वॉरलॉर्ड्स हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ जो दाइश जैसे अस्करियत पसंद ग्रोह हैं उनका भी जिक्र किया। तो इस लिहाज से पहली मरतबा किसी अमरीकी जर्नैल ने, जो कि 2 साल अफ़गानिस्तान में सर्व करके जा चुका था, उसने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है बल्कि उसके और बहुत सारे मुतअद्दिद वजूहात हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल। लिहाजा पैगाम अब यहाँ से रूस की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी ये गया है कि सिर्फ पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का ज़िम्मेदार ठहराना और सिर्फ पाकिस्तानी को उसके लिए हल की कुंजी करार देना एक नामुनासिब बात है, गैर हकीकत पसंदाना बात है। उसके लिए सबको मिलजुल के काम करना होगा। और अगर कोई किसी के प्रॉक्सी को इस्तेमाल कर रहा है या प्रॉक्सीज़ को बराह रास्त इस सूरत हाल में उन्होंने मुलविस किया हुआ है, उस पर भी गौर करना होगा कि उसके मकासद क्या हैं। अच्छा सर, ये तो एक आखिरी में बात करूंगा। ये तो सर जनरल जॉन एलन ने बात जरूर की कि इस वक्त सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या वाकईतन अमरीकी हुकूमत अफगानिस्तान में देर पाम चाहती है, क्योंकि इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए हैं 35 साल की उम्र में, वाशिंगटन में सफ़ीर थे, अब उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाया गया है, वो पाकिस्तान के हवाले से कोई बिल्कुल अच्छे ख्यालात नहीं रखते। इसी तरह जो अमेरिका ने खुसूसी नुमाइंदा लगाया है ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो भी पाकिस्तान के हवाले से बड़े मनफी ख्यालात के हामिल हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन 2 अफराद को यहाँ पे कलीदी पोजीशंस पे अफ़गानिस्तान के साथ मुंसलिक करके क्या अमेरिका वाक़ईतन यहाँ पे अमन चाहता है या नहीं? अच्छा सर, ये पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो अपनी तरफ, लेकिन जिस तरह आपने कहा ज़ल्मे खलीलज़ाद तो वही आदमी है सर जिन्होंने अफ़गानिस्तान की जो तमाम मुफ़ाहमत का एक प्रोसेस था उसको सैबोटाज किया और फिर हामिद करज़ाई जैसा अनरिप्रेजेंटेटिव आदमी उस मुल्क पे नाफिज किया। लोया जिरगत का तो फैसला ही नहीं था कि वो हामिद करज़ाई जैसे आदमी को अपने आप पे मुसल्लत करें। लेकिन आगे बढ़ते हुए सर, ये जो मगरिब में या जो एक बैनुल-अक़वामी एक कंसेंसस बन रहा है, चाहे आप उसको फैटफ में देख लें या इंटरनेशनल प्रेस में देख लें, कि रियासत पाकिस्तान की जो ये पोजीशन है, जो एक घबराहट है शायद कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान एक पिंसर ग्रिप के ज़रिए पाकिस्तान को बीच में ही दबा देंगे और उस वजह से शायद वो इतना ज़्यादा अफ़गानिस्तान को अपना एक स्ट्रेटिजिक तौर पे देखता है। इसमें सिर वज़न है कि नहीं, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान इसी तरह नॉन स्टेट या उस तरह के ग्रुप्स को अफ़गानिस्तान में इनकरेज करता है ताकि उनका इन्फ्लुएंस रहे और ताकि हिंदुस्तान जो ज़्यादा से ज़्यादा असर रसूख होता जा रहा है उसको किसी तरह से कमज़ोर किया जाए। देखिए, एक बयानिया तो है दुनिया भर में गर्दिश कर रहा है और उसकी बुनियादी वजह भारत भी है, अमेरिका भी है, बल्कि आप अगर ये कह लें कि दुनिया इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को भारत की ऐनक से देखती है, तो इसमें ये बेजा नहीं होगा। और चूंकि भारत की पाकिस्तान से ये शिकायत रही है, जो कश्मीर फोकस ग्रुप थे जो यहाँ थे, कश्मीर में थे, तो
तो उसके हवाले से जो एक बयानिया दिया है भारत ने दुनिया भर को, वो अब बार बार अमरीकी, चाहे वो फ़ौजी है या चाहे सिविलियन है, वो ज़रूर उसका यादा करता है। और उसमें जब वो अफ़गान ग्रोहों का जिक्र करते हैं तो साथ ही वो उन कश्मीरी ग्रोहों का भी जिक्र करते हैं जो उनके दावे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इंडिया फोकस्ड हैं। तो ये एक कमज़ोर पहलू है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का। हालांकि हमें तो ये बताया गया है कि पाकिस्तान अब कोई तमीज़ नहीं कर रहा और बतदरीज अंदाज में इन तमाम ग्रोहों को बेअसर करने, न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश में अफ़गानों को भी बताया गया है, चाहे वो हक़ानी थे या दूसरे थे, कि खुदा के लिए आप पाकिस्तान की सरज़मीन को अपने ऑपरेशंस के लिए ना इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुका है। अब अगरचे कहा तो ये जा रहा है, लेकिन दुनिया उस पर यकीन नहीं कर रही। और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है नई हुकूमत के लिए भी, हमारी फ़ौज के लिए भी, कि अपने इस बयानिए को दुनिया भर में मकबूल कैसे किया जाए, काबिल एतबार कैसे किया जाए। क्योंकि एक बात वाज़ेह है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स या गैर रियासती अनासर जो हैं वो आज की दुनिया में काबिल कबूल नहीं हैं। पाकिस्तान अमेरिका नहीं है। अमेरिका ने तो इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं, इराक़ में भी किए, शाम में भी किए, निकरागवा में भी किए। उन्होंने गैर रियासती अनासर को सपोर्ट किया उस वक्त की हुकूमतों के ख़िलाफ़, लेकिन उनकी कैपेसिटी है, पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है। उसकी वजह से बहुत मसाइल रहे हैं, उसमें हकीकत है या इल्ज़ाम है, उससे कतई नज़र ये बात अलबत्ता मेरे ख्याल सबको पे वाज़ेह है अब कि नॉन स्टेट एक्टर्स किसी तरीके से स्टेटहुड में, जदीद रियासती निज़ाम में आपके पार्टनर नहीं हो सकते, बल्कि उल्टा आपके लिए लायबिलिटी बन जाते हैं, बन सकते हैं। लिहाजा उनसे जितना जल्द छुटकारा हासिल किया जाए, जितना जल्द उनको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, उसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। बिल्कुल ठीक। और अगले हिस्से में बात करेंगे एक और पाकिस्तान का जो खारजा पॉलिसी है उसका एक मरकज़, यानी मसला कश्मीर। उसमें हिंदुस्तान की फ़ौज का जो इंतहाई जारहाना रवैया है उस पर पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी क्यों नाकाम हो रही है, और पाकिस्तान इस सिलसिले को ज़्यादा से ज़्यादा आलमी सतह पर क्यों नहीं नुमाया कर पाया, उस पर बात करेंगे इम्तियाज़ साहब के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। जिस तरह हमने इब्तदाइया में कहा, भारत का जो इंसानी हकूक़ के एक ख़िलाफ़ वर्जी का सिलसिला है या जो लाशों की बेहुरमती है, वो इतनी ज़्यादा तशवीशनाक बातें हैं कि पाकिस्तान क्या कोई भी जो सिटीज़न है, ग्लोबल सिटीज़न है, वो ऐसे इंसानी हकूक़ की मुस्तकिल इन्फ्रिंजमेंट को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन इम्तियाज़ साहब, इससे पहले कि मैं नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी की हुकूमत की जो पॉलिसी है उस पर मैं बात करना चाहूँ, ये जो एक पाकिस्तान की जो एक नाकामी है कि आलमी सतह पर वो इस चीज़ को कामयाब नहीं कर पाए, वो किसी तरह से बुनियादी हकूक़ की बात नहीं कर पाए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछली हुकूमत ने किया था, आपको याद होगा कि कुछ मुशीरों को उन्होंने अपॉइंट किया था, कुछ अपने मुंतखब नुमाइंदों को, कि वो दुनिया के 4 कोने जाएंगे और पाकिस्तान का जो बयानिया है कश्मीर के मुतालिक उसको वाज़े करेंगे। वो भी बिल्कुल नाकाम हो गया। रियासत पाकिस्तान क्या कर सकता है, वो कर सकता है इम्तियाज़ साहब टू पुश देयर पॉलिसी फॉरवर्ड? रियासत पाकिस्तान एक बेबस रियासत है, एक ऐसी रियासत है जहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब जैसे अवामी नुमाइंदे 10-13 साल तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे। इसके अलावा बहुत सारे लोग जिनकी तरफ आपने इशारा किया, जिन्हें भेजा गया था बाहर, उनमें से अक्सर लोगों को कश्मीर का बुनियादी ब्रीफ ही नहीं मिला हुआ था, बल्कि वो उनको इस बहाने अच्छा बाहर के एक चक्कर लगाने का मौका मिल गया। सबसे बड़ी बात जो हुई है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान ने बल्कि ख़ुद अपने साथ ज़्यादती की। जो 1980 और 90 की दहाई के शुरू में जिस अंदाज़ में कश्मीर में जिहाद की एक इंडस्ट्री लगाई गई, उसको प्रमोट किया गया और यहाँ से हर एक को एक शुतरबे महार की तरह खुला छोड़ दिया गया। जो सियालकोट के रास्ते और चकोठी के रास्ते वो सरहद पार करके जाते थे, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, और वहाँ पे कार्रवाइयाँ करते थे। फिर यहाँ पे आके बड़े बड़े दावे करते थे कि हमने श्रीनगर में और पुलवामा में और कुलगाम में
ये कार्रवाइयाँ की हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है ख़ुद पाकिस्तान ने अपने साथ एक ज़्यादती की, क्योंकि 1993 तक किसी ने उग्रवाद, भारत में उग्रवाद यानी दहशतगर्दी की बात नहीं की थी, सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट की बात करते थे। 1994 के बाद वहाँ पे बाकायदा उन्होंने आतंकवाद और उग्रवाद यानी इन्फिल्ट्रेटर्स और टेररिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया उन लोगों के लिए जिन्हें हम यहाँ पे मुजाहिदीन कहते थे, जिनके सरहदी इलाकों में कैंप होते थे। वो एक जो बयानिया उस वक्त बना, उसके बाद से वो हम पे कलंक का एक टीका लग गया और दुनिया भर में भारत ने अपनी जो मुआशी उसकी क़ुव्वत है, जो उसका मैग्नेट के तौर पे काम करता है कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, उसकी मदद से दुनिया भर को ये बावर कराया कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को यहाँ पनाह दिए हुए, यहाँ पाकिस्तान में ऐसे लोग ऑपरेट करते हैं जो आके हमारे रियासत जो कश्मीर है उस पर दहशतगर्दी के मुर्तकिब होते हैं। उस वजह से पाकिस्तान का बयानी आहिस्ता 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 बिल्कुल अपनी हैसियत खो गया। यहाँ तक कि इंडोनेशिया में हमारे एक सफ़ीर थे, उन्होंने एक दफ़ा 5 फरवरी को यौम कश्मीर मनाने की कोशिश की और उसमें उन्होंने किसी को मकामी वज़ीर को दावत भी दी। तो 2-3 रोज़ पहले उनको एक पैगाम दिया गया कि मेहरबानी करें आप कश्मीर के नाम पे यहाँ पे कोई तकरीब ना करें जी। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम सब कहते हैं कि बड़ा करीबी हमारा इस्लामी दोस्त है इंडोनेशिया, तो उसमें भी मना कर दिया गया कि आप 5 फरवरी का दिन यौम क्या था पता नहीं, सॉलिडारिटी, यकजहती का, कि ये यहाँ पे ना मनाएं। तो हम बेसिकली जो अंग्रेजी में कहते हैं कि वी लॉस्ट अवर नैरेटिव, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कोता अंदेशी की वजह से हमने अपना असल मकसद था वो खो दिया। हालांकि कानूनी तौर पे अभी भी पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है और उसके लिए जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हमारे डॉक्टर नज़ीर गिलानी हैं, लंदन में होते हैं, उनसे अगर आप बात करें वो आपको बताएंगे कि कानूनन अभी भी मजबूत तरीन केस पाकिस्तान का है, क्योंकि इसकी हिमायत न सिर्फ भारत ने की थी 1947, 1951 और 57 में, बल्कि ख़ुद बरतानिया रेफरेंडम कराने की तजवीज़ की, अमेरिका भी उस वक्त इस तजवीज़ की हिमायत कर चुका था। लेकिन बाद में चूँकि सियासत का रुख बदल गया और उस वजह से पाकिस्तान अपना मुकदमा अमलन हार गया। और ख़ास तौर पे अब जबकि कहा जा रहा है कि भारत 2040 में दुनिया की दूसरी बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत बन जाएगा, दुनिया के तमाम ब्रांड्स भारत में इस वक्त प्रोडक्शन में मसरूफ़ हैं, तो वो अब कहीं का कहीं पहुंच गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने कश्मीर में होने वाले मजालिम से आंख बंद की। बिल्कुल ठीक। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में शामिल होने का और एज ऑलवेज अपना कीमती वक्त हमें देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए सोशल मीडिया के लिंक्स के ज़रिए और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।